सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने बम्बई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक नया किस्सा, नई कहानी लेके। आज हम बात करेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, और वो किस्सा है दिलीप बुआ का किस्सा। माया ढोलस का खास दोस्त। एक ज़माने में अरुण गवली के साथ काम किया। अरुण गवली के गुरु जो माने जाते हैं रामानायक, उनके साथ काम किया। और उसके बाद उस शख्स ने छोटी सी उम्र में जो बड़े बड़े काम बजाए, जिनको अंडरवर्ल्ड की भाषा में काम बजाना कहते हैं, उस शख्स का नाम था दिलीप बुआ। लोखंडवाला एनकाउंटर में जो माया ढोलस के साथ मारा गया, वो दिलीप बुआ। लेकिन उसके पहले मैं एक बार आप सबको, कल दिवाली का दिन है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल आप सबके लिए अच्छा गुजरे, सुखदायक गुजरे, आपकी तरक्की हो, खुशहाली हो, सुख शांति आपके घर परिवार में रहे। ये मेरी अपने तहे दिल से आप सबके लिए एक बधाई है, एक आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इंडिविजुअली, मैं शायद एक एक सुनने वाले का, श्रोता का, फैंस का, दोस्तों का शायद शुक्रिया नहीं अदा कर सकूँगा, इसलिए आप मुझे उसके लिए माफ़ करना। मैं समूहिक तौर पे आप सबका एडवांस में धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह जुड़े रहिए। आने वाली दिवाली अगले साल की फिर साथ में मनाएं, और इसके साथ ही आज का किस्सा जारी रखते हैं। दिलीप बुआ का जन्म कांजूर मार्ग के जो एक छोटा सा गांव, उस ज़माने में कांजूर विलेज कहा जाता था जिसको, वहाँ पे हुआ था। वो इलाका ईस्टर्न सबर्ब जो बम्बई के हैं, उसमें विखरोली एक तरफ पड़ता है और भांडुप दूसरी तरफ पड़ता है। विखरोली के साथ लग के घाटकोपर इलाका है, जो बड़ा राजन छोटा राजन का गढ़ गिना जाता था। विखरोली में कुछ और किस्म के जो सरगना थे, उनकी बात भी करेंगे आने वाले दिनों में। और उसके साथ लग के कांजूर मार्ग, कांजूर विलेज पहले था, अभी कांजूर मार्ग कहने लग गए, वो था जहाँ पे अशोक जोशी का गढ़ माना जाता था। उसके आगे भांडुप था, जो केटी थापा, जिसके हम ऑलरेडी एपिसोड कर चुके हैं। तो ये जो ईस्टर्न स्वर्ग का किस्सा हम जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में भी उस इलाके के कुछ और लोगों की बात करेंगे। तो खैर, कांजूर विलेज में पैदा हुआ ये लड़का। छत्र छाया जो मिली, वो उस ज़माने के जो वहाँ पे छोटे बड़े बदमाश थे, उनके साथ उठना बैठना, जुए के अड्डों के बाहर खड़े रह के देखना, शराब के अड्डों के बाहर खड़े रह के काम कार देखना। बचपन से यंग उम्र में ही आदतें बिगड़ गई, और जो इलाके के लोग थे उनके साथ, 2 नंबर वालों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ। और उसी समय उसकी जो मुलाकात होती है वो माया ढोलस के साथ होती है। अब ये दोनों लोग अरुण गवली के साथ कैसे मिले? अशोक जोशी भी अरुण गवली के साथ काम करता रहा है, बीआरए गैंग के साथ। तो जैसे आपको मैंने पिछले दिनों में बताया था कि रामानायक, बाबू रेशम और अरुण गवली, तीनों को मिला के जो बीआरए कंपनी बनी थी, उनका जो सबसे बड़ा जो सरगना था उस ज़माने में, वो रामानायक था। रामानायक का एक दोस्त हुआ करता था, किरण वलवलकर। ये नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन वो आदमी एक ज़माने में बीआरए गैंग का बहुत पहुंचा हुआ शूटर भी था, नेगोशिएटर भी था, एक्सटॉर्शनिस्ट भी था, दादा भी था। लेकिन दिल का बहुत अच्छा गिना जाता था, उसकी बहुत हेल्पिंग नेचर थी। क्राइम के साथ साथ वो कुछ ऐसे काम भी करता था जिनकी वजह से कुछ उसके नज़दीक रहने वाले लोग उसको इज्जती नज़रों से भी देखा करते थे। अब ये किरण वलावलकर जो था, वो जहाँ पे मैं रहता हूँ आजकल, प्रतीक्षा नगर एरिया, उसके साथ लग के सरदार नगर, उसके साथ जीटीवी साइन कोलीवाड़ा। तो ये सरदार नगर में जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें रहता था। और संजोग देखिए आप, कोइंसिडेंस, कि उन्हीं बिल्डिंग्स में
माया ढोलस पैदा हुआ था। तो उसको पूरे एरिए को मिला जुला के प्रतीक्षा नगर कह देते हैं, हालांकि एरिया अलग अलग है। तो क्योंकि वो रोड वहाँ वाली वो प्रतीक्षा नगर जाती है, तो प्रतीक्षा नगर ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि बड़ा एरिया था, बड़े बड़े गुनाहगारों का गढ़ था, छिपने की जगह थी। खैर, तो जैसे ही हम लोग सरदार नगर एंटर करते हैं प्रतीक्षा नगर जाने के लिए, तो लेफ़्ट साइड में जो साइन हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे का, जो 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें साइन हॉस्पिटल है, उसके स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उसको साइन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स भी कह देते हैं। तो किरण वलावलकर का कोई रिश्तेदार साइन हॉस्पिटल में काम करता था, उसको घर मिला हुआ था। तो उसी तरह माया ढोलस का भी कोई रिश्तेदार होगा जिसकी वजह से घर मिला, तो वो वहाँ पे पड़ोसी थे, साथ लगती बिल्डिंगों में रहते थे। किरण वलवलकर बड़ा आदमी था, उम्र में भी बड़ा था और अंडरवर्ल्ड में भी इनसे बहुत बड़ा था। तो उसकी वजह से माया ढोलस किरण वलवलकर का चेला बना। चेला बन के उसको इंट्रोड्यूस किया वलवलकर ने रमा नायक के साथ, बाबू रेशम के साथ और अरुण गवली के साथ। तो इसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। जब वहाँ से अशोक जोशी ने इंडिपेंडेंट अपना काम कांजूर मार्ग से शुरू करना शुरू किया, तो माया ढोलस को अपने इलाके से कांजूर मार्ग ज़्यादा रहना पड़ा। तो वो काफ़ी क्लोज हो गया अशोक जोशी के। कांजूर मार्ग में उसकी दोस्ती होती है दिलीप बुआ से, जो उसी गांव का रहने वाला था। दोनों हम उम्र थे, दोनों का जन्म 1966 में हुआ और दोनों साथ में मारे गए एक ही दिन 1991 में। तो 25 साल की उम्र में ये दोनों शख्स एक ही उम्र के, एक ही साल में पैदा हुए, तो दोनों साथ में क्राइम इनका जो ग्राफ है वो शुरू होता है और एक ही दिन दोनों मारे जाते हैं 25 साल की यंग उम्र में। ये उम्र ना तो क्राइम में जाने की होती है, ना इतनी जल्दी मरने की होती है। ये एक ट्रेजिडी है हमारे नौजवानों की और समाज के हालात की, कि ऐसी यंग एज में लोगों को क्राइम में भी जाना पड़ता है और बड़ी बेरहमी से उनको मार भी दिया जाता है, उनकी बड़ी ट्रैजिक डेथ होती है। तो खैर, तो माया ढोलस ने जो था उसके साथ इसकी दोस्ती होने की वजह से दिलीप बुआ की मुलाकात एक दिन किरण वलवलकर के साथ हो जाती है। तो किरण वलवलकर उसको लेके रमा नायक के साथ मिलाता है। तो अब इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, लंबा चौड़ा आदमी था, डेयरिंग भी था, बातचीत से मालूम पड़ गया। जो पुराने सरगना हुआ करते थे वो जो एक हिडन टैलेंट होता था, जिनको वो अपनी भाषा में टैलेंट कहते थे, कि ये आदमी कुछ बड़े काम कर सकता है, तो उनको अपने पैट्रनेज में ले लेते थे, अपनी सरपरस्ती में ले लेते थे। जैसे माया ढोलस को पहले लिया गया, थोड़े महीनों के बाद ही दिलीप बुआ रमा नायक के संरक्षण में चला गया। और कहते तो ये भी हैं कि कुछ दिनों के बाद उसको रमा नायक ने अपना एक हिसाब से बॉडीगार्ड भी बना लिया। तो वहाँ से उनको जो काम करने की, अरुण गवली के साथ जब रमा नायक की मौत के बाद, बाबू रेशम की मौत के बाद, जब पूरा BRA गैंग का करता धरता अरुण गवली बना, तो उसने भी इन दोनों लोगों को अपने साथ रखा, क्योंकि अशोक जोशी भी तभी अरुण गवली के साथ था। तो उन्हीं दिनों में कुछ कांड ऐसे हुए कि माया ढोलस ने अमर नायक गैंग के कुछ लोगों पे अटैक किए, हमले हुए। उसमें अमर नायक और अरुण गवली की दुश्मनी बढ़ी और उनको बीच में समझौता कराने की कोशिश भी हुई, कुछ बड़े लोग बीच में पड़े। तो वहाँ पे अमर नायक ने शर्त रखी अरुण गवली के पास कि अगर तू माया ढोलस मेरे हवाले कर दो तो हमारी दोस्ती हो सकती है। लेकिन अरुण गवली ने ये सौदा करने से मना कर दिया। और वो कारण था कि माया ढोलस को अरुण गवली का दगड़ी चाल छोड़ के वहाँ से निकल के कांचूर मार्ग जाके वापस अशोक जोशी के पास रहना पड़ा। तो उसके साथ साथ वो लोग, क्योंकि अशोक जोशी और जो उन दिनों में था उसकी और छोटा राजन की दुश्मनी चलती थी दाऊद के गैंग की वजह से। तो इन लोगों को वो इलाका पास में था, तो काफ़ी इनकी आपस में जो छोटे लेवल के जो वो हुआ करते थे इनके कारिंदे,
उनमें लड़ाई झगड़े काफ़ी होते थे। लेकिन ये दोनों लोगों ने जब इनकी इतनी दुश्मनी नहीं थी तो इन लोगों ने कुछ अपने लिंक्स जो थे वो जो बैकडोर चैनल्स होती हैं वो ओपन रखी हुई थी छोटा राजन के साथ। और उसके बाद कुछ हुआ ऐसे कि क्योंकि बुआ था, दिलीप बुआ, वो काफ़ी उस ज़माने तक घर वालों के हिसाब से बिगड़ चुका था, गलत लाइन पे जा चुका था। तो उसके बाप ने क्या किया, वहाँ से अपना घर कांजूर विलेज से शिफ्ट करके वो न्यू तिलक नगर आ गया। तिलक नगर का नाम आपने सुना, छोटा राजन का बर्थ प्लेस, वहीं उसका जो उसकी कर्म भूमि रही, क्राइम की सारी, वो तिलक नगर में रही। उन्हीं दिनों में तिलक नगर के पास लगते इलाके में जो पुरानी रेलवे लाइन थी वहाँ पे एक नया स्टेशन बना और उसको बड़ा जो स्टेशन बनाने के लिए टर्मिनल बनाया गया। कुछ गाड़ियाँ वहाँ से ही चलती थी और वहीं रुकती हैं आके अभी। तो जो नया एरिया डेवलप हुआ उस तिलक नगर टर्मिनस के आसपास, उसका नाम न्यू तिलक नगर रख दिया गया। तो दिलीप बुआ के बाप ने कांजूर मार्ग छोड़ के, कांजूर विलेज छोड़ के न्यू तिलक नगर में आके रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे दिलीप बुआ के 4 भाई थे। एक बड़ा भाई था, 2 छोटे थे, दूसरे नंबर पे ये था। तो ये पूरा परिवार वहाँ पे रहने लगा। लेकिन क्योंकि दिलीप बुआ तिलक नगर शिफ्ट होने के पहले बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुका था, कई काम बजा चुका था, तो उसकी अपने लेवल पे एक दादागिरी चलती थी। और उन्हीं दिनों में जो बड़ा राजन था उसकी डेथ हो गई थी। छोटा राजन और उसका गैंग जो था वो काफ़ी वरदा राजन के साथ मिलके ये छोटे मोटे काम करते थे। तो इनके साथ मिलके जब 88 में अशोक जोशी का मर्डर होता है। अब देखिए कुछ अंदर की बातें इस किस्म की हैं जो अशोक जोशी के मर्डर के 20-25 दिन पहले माया ढोलस और दिलीप बुआ और उनके 3-4 साथी अशोक जोशी का गैंग छोड़ के एक हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट कहने लगे। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बात पहले कही है कि बैकडोर जो इनकी बातचीत होती थी उसमें ये लोग छोड़ के एक हिसाब से कहने को इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अंदर खाते छोटा राजन से मिल चुके थे। और थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद वो बात सिद्ध भी होती है, क्योंकि वो दाऊद के साथ मिल के काम करने लगे थे। बाद में दाऊद से भी अलग हुए लोकड़वाला के पहले। खैर, तो 88 में अशोक जोशी के मर्डर के 2-3 हफ्ते पहले उसका गैंग छोड़ते हैं। अगर वो गैंग नहीं छोड़ा होता तो हो सकता है कि जब अशोक जोशी पे छोटा राजन ने हमला किया दाऊद के कहने पे, तो शायद अशोक जोशी के साथ दिलीप बुआ और माया ढोलस भी मारे जाते। वो नहीं होना था। तो ये इनके अलग होने से उन्होंने अपना 4-5 लोग साथ में लेके छोटे मोटे इंडिपेंडेंट काम करने शुरू किए। और अशोक जोशी के मर्डर के बाद छोटा राजन भी मुंबई छोड़ के दुबई चला गया अपने सारे गैंग के साथ, जिसमें दिवाकर चुरी, संजय रगड़, तारिक बाजी और ये जुक्कर, गूंगिया, जितने भी लोग थे, डैनी नेपाली, नेपाली, जो भी उसके गैंग के थे, 18-20 लड़के सब घाट को ऊपर छोड़ के दुबई में जाके बैठ गए थे। तो एक तरह से वो मैदान खाली था। न्यू तिलक नगर के रेलवे स्टेशन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा था। वो खाड़ी थी उसके पीछे, जिसको हम मार्शी लैंड कहते हैं, क्रीक जो होती है एक हिसाब से। तो उसको भर भर के, भरती डाल डाल के, पत्थर, रेती, बजरी, इस किस्म की चीज़ें डाल के उसको रिक्लेम किया जा रहा था समुद्र को, और रिक्लेम करके वहाँ पे वो स्टेशन बनना था। तो वो रिक्लेमिंग के लिए जो पूरा जो माल आता था वो पनवेल के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उनको तोड़ के, उनसे पत्थर निकाल के, उसके टुकड़े ला के वो यहाँ क्रीक में फेंके जाते थे और उसको लेवल करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों से चल रहा था। और ये देखिए कि माया ढोलस तो अपना एरिया बदलता रहा, वहाँ से थाना चला गया, थाना से कहीं और अड्डे बदलते बदलते, लेकिन दिलीप बुआ ने अपना अड्डा न्यू तिलक नगर बना लिया।
और जो लोग मैंने पिछले दिनों में जो बात की उन लोगों से, वहाँ से पता चला कि एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया था, जो ओल्ड तिलक नगर की जो लैंड थी, ज़मीन थी, जो सरफेस, उससे खाड़ी तक जाने का एक छोटा सा मेक शिफ्ट टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया था, जिसके ऊपर से वो बजरी, मिट्टी और पत्थर लाने वाले ट्रक आके उस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके वो मलबा खाली किया करते थे, खाड़ी में फेंका करते थे उसको लेवल करने के लिए। और वो जो इतना बड़ा काम कंट्रैक्ट था, वो पनवेल के एक बहुत बड़े नामचीन आदमी के पास था, जिसका नाम था राम सेठ सिंह ठाकुर। तो राम सेठ ठाकुर जो था वो इतना पावरफुल आदमी था, उस इलाके में इतना बहुत बड़ा होल्ड था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वसई विरार नालासपाड़ा बेल्ट में भाई ठाकुर का नाम चलता था, उनकी हुकूमत चलती थी, उसी तरह पनवेल, न्यू बॉम्बे, पनवेल, इस एरिया में आगे तक ये पूरा ठाकुर की हुकूमत चलती थी। मतलब इतना वो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी बना, शायद एमएलए भी रहा एक दो बार राम सेठ ठाकुर, और उसके मरने के बाद उसका बेटा प्रशांत ठाकुर वो भी एमपी बना। तो ये इतनी बड़ी फैमिली और इतने उनके आदमी, एक तरफ से बहुत बड़ा गैंग था उनके पास। उस आदमी शख्स से दिलीप बुआ जैसा एक यंगस्टर, जिसके पास से कार्बाइन थी जो उसको छोटा राजन ने मुहैया करवाई थी, वो कार्बाइन लेके अकेला उस पुल के पास, उस ब्रिज के पास बैठता था और राम सेठ ठाकुर के एक एक ट्रक से पैसा वसूलता था। ये बहुत उस ज़माने में डेयरिंग का काम गिना जाता था। और उन्हीं दिनों में जो न्यू तिलक नगर में एक आदमी था जादव करके, वो केबल का धंधा चलाता था, क्योंकि जो पुराना तिलक नगर था उसमें जो केबल का धंधा उस ज़माने में बहुत चलता था। तो तभी ये एंटीना वगैरह ये और ये आजकल के डीटीएच वगैरह नहीं आए थे, तो केबल ऑपरेटर जो थे वो बहुत पैसा कमाते थे, और अंडरवर्ल्ड को रेगुलर हफ्ता देने में बहुत बड़ा हिस्सा जो हुआ करता था अंडरवर्ल्ड की कमाई में कंट्रीब्यूट करने का, वो केबल ऑपरेटर्स का होता था। और बड़े बड़े केबल ऑपरेटर जो थे, बाद में उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने अपनी प्राइवेट टीवी चैनल भी खोल ली। खैर, तो वो जो जादव था वहाँ पे, यशवंत शाह नाम था उसका, जादव ने न्यू तिलक नगर में अपना अड्डा जमा लिया, क्योंकि ओल्ड तिलक नगर जो था पुराना, वहाँ पे छोटा राजन के लोग केबल का काम करते थे। उसकी इतनी दादागिरी थी कि वो पुराने तिलक नगर के लोगों को अपने इलाके में केबल का बिजनेस नहीं करने देता था। तो ये बात जब दिलीप बुआ को मालूम पड़ी, तो अपनी वही बंदूक लेके, गन लेके, अपनी कार्बाइन लेके उसने सीधा जाके जादव के सर पे लगा दिया और बोला, आज के बाद अगर तुमने किसी तिलक नगर के लड़के को धमकी दी या तंग किया तो ये गोली चलेगी, आज की तरह छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उसके बाद उस दादा ने कभी किसी पुराने तिलक नगर के लड़के को न्यू तिलक नगर में केबल का काम करने से नहीं रोका। तो इस किस्म की डेयरिंग अकेला दिलीप बुआ किया करता था। ये किस्से शायद आपने कहीं सुने नहीं होंगे, ना ही आपको किसी ने सुनाए होंगे। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत पीछे जाना पड़ता है, लोग ढूंढने पड़ते हैं, उसको फिर कंफर्म करना पड़ता है, डबल चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने के काबिल होती है। तो दिलीप बुआ ने इस किस्म के काम करते करते करते, तो इस बीच में जब इनको लगा कि कांचना मार्ग में जो एक रेमनेंट्स थे अशोक जोशी के, उसकी वजह से काफ़ी मर्डर वर्डर हुए, अंडरवर्ल्ड के, दाऊद के, अरुण गवली की लड़ाई भटकी, उसमें कई लोगों के, और जो उसका आदमी उनकी गेम हुई, उनको मारा गया, कुछ के एनकाउंटर करवाए गए, तो ये लड़ाई चलती रही। तो एक दिन कहीं इनको माया ढोलस और दिलीप बुआ और इनके 3-4 दोस्त रात को कहीं ज़्यादा शराब पी के इनको अशोक जोशी की याद आ गई, पुराना इलाका याद आया, और वहाँ पे लोग जो अशोक जोशी के नाम के गुण गाते थे अभी तक, इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ।
तो इनको खबर मिली कि वहाँ पे कांजूर मार्ग में जो तभी गणपति का जो त्यौहार होता है वो चल रहा था, और 4-5 दिन के बाद वो गणपति विसर्जन के लिए वो मूर्ति भगवान की जानी थी। तो वो जहाँ पंडाल बनाया था जो उस जगह पे गणपति का पूजा का पंडाल, उसमें बहुत बड़ी तस्वीर अशोक जोशी के लगा के रखी हुई थी। इनको वो बात हजम नहीं हुई कि अशोक जोशी की इतनी बड़ी तस्वीर हार पहना के क्यों रखी गई है। तो इन एक्ट ऑफ जिसको डेस्परेडो एक्ट के ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट के इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए अशोक जोशी की फ़ोटो लगाने की। इन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से अंधाधुंध गोलियां चलाई वहाँ पे, और वो इतनी गोलियां चलाई कि वो जो मूर्ति थी जिसकी जो फोटोग्राफ रखी थी वो भी टूटी, और 5 लोग वहाँ पे जो स्टेज पे बैठे थे, जो उनमें कुछ अशोक जोशी के खास आदमी भी थे, मरने के बाद जो उसका काम संभालते थे। वो एक आदमी में कुछ कोई बेचारा कुछ शरीफ आदमी भी था जो वैसे ही बैठा था, पूजा करने के लिए आया। तो ले दे के 5 आदमी इन्होंने शराब के नशे में अपनी सरदारी कायम रखने के लिए, अपनी दहशत फैलाने के लिए वो इन्होंने काम कर दिया। और उसके बाद इनको जब होश आई तो फिर भागना शुरू हुआ। अब 5 आदमी मारना बम्बई में गणपति के पंडाल में, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैनल था, लोगों में भी बहुत इसका चर्चा चला। तो ये लोग वहाँ से भाग के अपना अपना एरिया छोड़ के सब ने कहीं कहीं इधर उधर जाके शरण लिया। थोड़े दिनों तक छिपते रहे, कहीं किसी कोई सांता क्रूज में किसी के पास रुका 2 दिन को कहीं। तो उन्हीं दिनों में इन्होंने वो जो लोखंड वाला फ्लैट था वो किराए पे लिया कि ईस्टर्न सबर्ब छोड़ के, वहाँ पे माहौल बहुत गर्म हो गया है, तो वेस्टर्न सबर्ब में जाया जाए। तो वेस्टर्न सबर्ब रेलवे लाइन की दूसरी तरफ बहुत दूर, और वो ऐसा इलाका है पॉश एरिया जहाँ पे कोई इस किस्म के क्रिमिनल थे नहीं नामचीन। आप कहीं भी किसी फ्लैट में रहने लग जाओ, कोई आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, तो आपको एक एनोनिमिटी मिलती है। आप बाकी लोगों की तरह के एक ऑर्डिनरी इंसान लगते हो, आप वहाँ पे माया ढोलस नहीं लगते। आप वहाँ पे दिलीप बुआ नज़र नहीं आता किसी को, वहाँ तो 2 यंगस्टर नज़र आएंगे। तो इनके पास वो जो एक मारुति एस्टीम वैन कार थी, वो लेके ये पाँचों आदमी वहाँ पे रुके। उसके 2 आदमी इनके मेहमान आए, और वो इनकाउंटर कैसे हुआ वो आपने सुना है बहुत बार, उस पर फिल्म भी बन गई है। आज सुबह मैं जब वो पुरानी कुछ तारीखें कुछ पुराने बातें याद कर रहा था, तो मैंने इंटरनेट पे जाके एक सर्च किया कि लोखंड वाला जो शूट आउट हुआ था उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो आपको भी मैं कहता हूँ आप पढ़ लेना। गूगल पे जाके आप सर्च में डालिए लोखंड वाला एनकाउंटर इनसाइड स्टोरी, तो वो 2007 का मेरा ही छपा हुआ आर्टिकल है जो आपको नज़र आएगा लंबा चौड़ा, जो मैंने डीएनए अखबार में लिखा था। तभी ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, होने वाली थी, शूट एट लोखंड वाला शायद। तो उस फिल्म का जिक्र भी मैंने उस अपने आर्टिकल में किया हुआ है कि ये असल में एनकाउंटर जो था वो कैसे हुआ था, और फिल्म में क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं फिल्म देखता नहीं। तो ये बात मैंने उसमें भी लिखा हुआ है। तो बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है, आप गूगल पे जाके सर्च पे जाके वो पढ़ भी सकते हो, जो मैंने अपने अखबार में उस समय पे लिखा था। वो इनसाइड स्टोरी सारी आर्टिकल मेरा ही है वो। तो वो इंसिडेंट में जो आखिरी बात आज की इस एपिसोड में बताऊंगा, उसमें जो सबसे डेयरिंग वाला काम जो करने वाला था वो दिलीप बुआ ही था। वो जो ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लैट था जहाँ पे इनकी मारुति एस्टीम रुकी थी, उसकी डिक्की में कोई 70-80 लाख रुपया भी था, काफ़ी सारे हथियार थे, गोला बारूद था, और वो इन्होंने गाड़ी में चाबी लगा के रखी हुई थी। इनको पता था कि कभी इमरजेंसी में भागना पड़े तो चाबी मिलेगी नहीं, तो 24 घंटे उस गाड़ी में चाबी लगी रहती थी इग्निशन की में। तो वहाँ से इन लोगों ने, दिलीप बुआ ने जब अंदर गोलियां चल रही थी, 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए थे, इंस्पेक्टर कभी और थराल। तो उसके बाद भी दिलीप बुआ अपने हाथ में वो ऑटोमेटिक वेपन लेके
गोलियां चलाते हुए बाहर निकला और भाग के गाड़ी की तरफ जाने लगा कि किसी तरह मैं गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से भगाऊंगा तो पुलिस वालों को नीचे दे के या मार के मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो लेकिन वो जैसे कहते हैं, जो मौत आती है तो कुछ आदमी के हाथ में होता नहीं। तो जैसे ही वो पीछे वाले दरवाजे और सामने जो कार खड़ी थी हार्डली 6-7 फीट दूर, उतने भागने का मौका भी पुलिस ने इसको नहीं दिया और कार और उस फ्लैट के बीच की जो फ्लोर थी वहाँ पे दिलीप बुआ को मार गिराया गया। वो किस्सा आपने सब देखा सुना। तो ये थी दिलीप बुआ की कहानी। 1966 में पैदा होके 1991 में 25 साल की उम्र में वो यंगस्टर माया ढोलस के साथ, अपने दोस्त के साथ भगवान को प्यारा हो जाता है या क्राइम को प्यारा हो गया, ये आप देखिए। लेकिन मैं जब हमेशा कहता हूँ कि क्राइम की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है, क्राइम की, जुर्म की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। आपका नाम भी कुछ देर रहता है। और देखिए, इतने पैसे कमाए, इतने करोड़ों लूटे। कहते हैं कि एक साल में इन दोनों ने मिलके 40 करोड़ रुपए की जो एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठी की थी। लेकिन आज उनके घर वालों के पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मेरे सोर्सेज ने पिछले दिनों में मुझे बताया, जब मैं घाटकोपर में, न्यू घाटकोपर तिलक नगर में बात कर रहा था लोगों से, कि दिलीप बुआ का छोटा भाई आज भी उस तिलक नगर टर्मिनस पे नींबू पानी बेचता है स्टॉल लगा के। इतने बड़े गैंगस्टर का, जिसने करोड़ों कमाए, वो घर वालों तक नहीं पहुँचे, कहाँ गए किसी को पता नहीं। और छोटे भाई को आज नींबू पानी बेचना पड़ रहा है। 5-6-7 रुपए का गिलास नींबू पानी मिक्स करके बेचता है। तो दोस्तों, ये दुनिया है बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड की, और उसके किस्से कहानियाँ जारी रहेंगे। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।